Good evening प्यारे बच्चों, welcome to the class of biology by Naveen Khanna. Today in 18th lecture of class 11th of 9th chapter biomolecule, we will study two topic. एक टॉपिक तो हमारा जो कल बच गया था, टाइप्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, टाइप्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, और जो दूसरा टॉपिक हमारा एज मेंशन है एरविन चार्गफ रूल्स, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल दिए थे एरविन चार्गफ ने। ये दो टॉपिक इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे। अगर टाइप्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल की बात करें तो डीएनए मॉलिक्यूल 5 टाइप के बताए हैं। जो टाइप्स ऑफ डीएनए वो कौन कौन सी हैं? ए, बी, सी, डी एंड जेड। जो मोस्ट स्टडीड फॉर्म ऑफ डीएनए है, जो मोस्ट स्टडीड फॉर्म, दैट इज द बी फॉर्म ऑफ डीएनए। एक्चुअली जो वाटसन एंड क्रिक ने जो स्टडी किया था ना, वो बी फॉर्म ऑफ डीएनए स्टडी किया था, राइट। तो इसमें ज्यादा कुछ याद रखने का नहीं है कि आप इसको पूरी टेबल को क्रैम करने की जरूरत नहीं है। तो टाइप्स ऑफ डीएनए आपको मैंने बताए ए, बी, सी, डी एंड जेड, 5 टाइप्स ऑफ डीएनए हो गए। और इसमें ना आपको कुछ एक पॉइंट याद रखने हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए बी फॉर्म ऑफ डीएनए। ये कल मैंने आपको बताया भी था, जो बी फॉर्म ऑफ डीएनए है इसमें वन हेलिक्स कंप्लीट इनटू 34 एंगस्ट्रॉम। कल बताया था हमने लेंथ ऑफ वन हेलिक्स, जो वन हेलिक्स है उसकी लेंथ है 34 एंगस्ट्रॉम, और वन हेलिक्स में 10 बीपी है। कितने बेस पेयर थे? 10। तो आप डिस्टेंस बिटवीन ईच बेस पेयर निकाल सकते हो। 34 डिवाइड बाय 10, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम इज द डिस्टेंस बिटवीन ईच बेस पेयर। और इसमें जो डायमीटर है वो है 20 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। ये डायमीटर इज इन एंगस्ट्रॉम है। और इसमें जो कॉइलिंग थी, मैंने आपको कल बार बार बताया था, जो बी फॉर्म ऑफ डीएनए है, जो वाटसन एंड क्रिक ने स्टडी किया था, इसमें राइट हैंडेड कॉइलिंग है। कौन सी कॉइलिंग है? राइट हैंडेड। और इसमें एक पॉइंट और ध्यान रख लेना, इनमें सभी में इसमें जो साइड चेन है, साइड चेन है, इसमें स्मूथ है। मतलब साइड चेन हमारी इन सभी में ऐसे है, ए में, बी में, सी में, इसमें भी स्मूथ है, इसमें भी स्मूथ है, इसमें भी स्मूथ है साइड चेन, इसमें भी स्मूथ है। लेकिन जेड फॉर्म में जो साइड चेन है ना, वो जिगजैग है, इसलिए इसको जेड फॉर्म बोला है। साइड चेन कैसी है? जिगजैग। इसमें जो साइड चेन है वो जिगजैग है, इसीलिए इसको जेड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेड फॉर्म। तो इसको याद रखना, इसमें जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है वो याद रखना है नंबर ऑफ बीपी पर हेलिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो याद रखने का तरीका क्या है? ए बी सी डी जेड, 11 10 9 8 पहले घटाओ, जेड में सबसे ज्यादा कितने? 12 बेस पे। ये पॉइंट आप बेशक से छोड़ देना कि ए की हेलिक्स की जो लेंथ है वो 28 एंगस्ट्रॉम है, सी में 31 है, डी में 24 है, जेड में 45 है। नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्म कितने हैं, ये आपका याद रखने का है। ये आपका निकल जाएगा, आप ये याद रख लो, ये याद रख लो, ये आपका निकल जाएगा। डायमीटर इसमें 23 19 19 और 18.4 है। और कोइलिंग ध्यान रखना, एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना, जेड फॉर्म, बी फॉर्म और जेड फॉर्म जरूर याद रखना। बी फॉर्म में साइड चेन स्मूथ है, जेड फॉर्म में साइड चेन जिगजैग, इसलिए इसका नाम जेड फॉर्म है। और जेड फॉर्म में ना लेफ्ट हैंडेड कोइलिंग है। कौन सी कोइलिंग है? लेफ्ट हैंडेड कोइलिंग है। तो ये पॉइंट, कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। इसमें याद क्या क्या रखना है? डी की तो सारी बातें याद रखनी है, तो हम याद कर भी चुके हैं, कल हमने डिस्कस कर लिया था। जेड फॉर्म में लेंथ ऑफ वन हेलिक्स ध्यान रख लेना, बेस पेयर ध्यान रख लेना, और लेफ्ट हैंडेड कोइलिंग है। और जो साइड चेन है, जो सुगर फॉस्फेट की जो साइड चेन है, जो बैकबोन है, इसमें जिगजैग है, बाकी सभी में स्मूथ है। और ध्यान रखना ए बी सी डी, ए बी सी डी में जो कोइलिंग है वो राइट हैंडेड है, और जेड में जो कोइलिंग है वो लेफ्ट हैंडेड है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद जरूर रख लेना, जो मैंने आपको अभी मेंशन किए हैं वो पॉइंट्स आप जरूर याद रखना, राइट। तो ये था टाइप्स ऑफ डीएनए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए। डीएनए की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, डीएनए की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है?
पहली प्रॉपर्टी है हाइपरक्रोमैटिक शिफ्ट। हाइपर होता है ज्यादा, क्रोमैटिक मतलब लाइट या पिगमेंट। ध्यान से सुने। लेट्स सी, आपको मैंने बताया था जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है। ये डीएनए है, इसमें 2 स्ट्रैंड है, 5' to 3', 3' to 5'। अंदर की तरफ नाइट्रोजन बेस है और नाइट्रोजन बेस ऑफ वन स्ट्रैंड अटैच्ड विद नाइट्रोजन बेस ऑफ अनदर स्ट्रैंड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। अब ये डीएनए तो है डबल स्ट्रैंडेड। अगर ये डीएनए अनवाइंड हो जाए, अगर ये डीएनए अनवाइंड कर दे, क्या किया हमने अनवाइंडिंग में? हमने कुछ नहीं किया, जस्ट जो 2 स्ट्रैंड के बीच में यहाँ पे नाइट्रोजन बेस थे अंदर की तरफ, यहाँ पे अंदर की तरफ इसके कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस थे। हमने क्या कर दिया, इनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड थी उसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, दैट में भी डबल और ट्रिपल, वो डिपेंड करेगा। अगर AT है तो डबल और CG है तो ट्रिपल। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया, यानी कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। अब जो मेन पॉइंट आपको बताना है, अगर जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, मतलब डीनेचुरेटेड डीएनए, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग कर देना। कैसे? बाय ब्रेकिंग डाउन हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएं तो अब इस टाइम पे इस डीएनए की जो लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, जो लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो ना बढ़ जाती है। इफ डीएनए इज अनवाइंडेड, अनवाइंडेड बोल दो, इफ डीएनए इज डीनेचुरेटेड, then the light absorbing capacity of DNA, मतलब एक डीएनए तो ये है, अगर आप इस पे लाइट डालोगे तो ये लेस लाइट एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जब ये डीएनए, जब इस डीएनए को हमने क्या कर दिया, डीनेचुरेट कर दिया, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग कर दिए, तो इस केस में इस डीएनए की लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड हाइपरक्रोमैटिक शिफ्ट। If DNA is denaturated, its light absorbing capacity increase. This phenomenon is called hyperchromatic shift. अब आपसे कोई ये पूछ ले, वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, ऐसा क्यों होता है? Why? ऐसा होता क्यों? क्योंकि जब डीएनए वाइंडेड है, जुड़ा हुआ है, तो इसके नाइट्रोजन बेस अनएक्सपोज्ड हैं, वो एक्सपोज्ड नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने डीएनए को अनवाइंड कर दिया तो इसके तो नाइट्रोजन बेस थे, यहाँ पे A T C G T, यहाँ पे T A C G A, तो इसके नाइट्रोजन बेस जो है ना, ये क्या हो गए? नाइट्रोजन बेस एक्सपोज्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नाइट्रोजन बेस ऑफ ईच स्ट्रैंड, नाइट्रोजन बेस ऑफ ईच स्ट्रैंड एक्सपोज्ड हो जाएंगे, और एक्सपोज्ड होने से लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस है ये अनएक्सपोज्ड है। क्या है? अनएक्सपोज्ड। और अनएक्सपोज्ड है तो इसकी लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम है। लेकिन जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को हमने अलग कर दिया तो उसके नाइट्रोजन बेस एक्सपोज हो जाएंगे, और ऐसा होने से जो नाइट्रोजन बेस भी अब क्या करेंगे? लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो ऐसा होने से इसकी मतलब एक प्रकार से यू कैन से जब दोनों स्ट्रैंड सरफेस एरिया कम है और जब सरफेस एरिया एक प्रकार से ज्यादा हो गया तो लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। कोई आपसे ये क्वेश्चन एसरेशन रीजन में आ जाए तो आपका एसरेशन है कि अगर डीएनए डीनेचुरेटेड है तो उसकी लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज जब डीएनए डीनेचुरेटेड है ना तो उस टाइम पे उसके नाइट्रोजन बेस एक्सपोज हो जाते हैं, और ऐसा होने से उसकी लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, राइट? ओके, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन अभी बता रहा था मैं। जब एक डीएनए को हम हीट करते हैं, अगर हम हीट कर दें तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टूट जाएंगे।
दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। बाय हिटिंग द डीएनए इट्स बोथ स्ट्रैंड, जो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हैं उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाएंगे। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। और अगर दोबारा से नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा तो बोथ स्ट्रैंड जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं दे कम क्लोज टू ईच अदर एंड फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। दोनों स्ट्रैंड के जो नाइट्रोजन बेस हैं विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रीनेचुरेशन। डिनेचुरेशन होता है टूट जाना और रीनेचुरेशन दोबारा सिंपल लैंग्वेज में आप याद रख लोगे क्या, जुड़ जाना। अगर डीएनए को हाई टेम्परेचर देंगे तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे बाय द ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड और दोबारा से आप टेम्परेचर लो करोगे तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़ जाएंगे। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रीनेचुरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगला पॉइंट है both strand of DNA has anti-parallel direction। ये मैंने आपको कल भी बताया था, दो स्ट्रैंड है डीएनए के, एक की डायरेक्शन 5' to 3' है तो दूसरे स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या होगी 5' to 3'। both strand has, अगर ये इधर जा रहा है तो ये इधर इंक्रीज करेगा। दोनों स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी है वो अपोजिट होती है। दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। कल भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, दो अगर रेलवे ट्रैक है उन पे अपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रेन जा रही है तो वो ट्रेन पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन क्या है एंटी है, राइट। कॉम्प्लीमेंटरिटी नो नीड टू एक्सप्लेन, क्योंकि आपको पता है डीएनए का एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मींस नॉट आइडेंटिकल। ध्यान रखना, अगर एक स्ट्रैंड लेट्स सी मान लो ये एक स्ट्रैंड है, इस पे 5' to 3', इस पे शुगर के साथ अंदर की तरफ ये जुड़े हुए हैं तो इसका जो दूसरा स्ट्रैंड होगा 3' to 5', इस पे इधर T मिलेगा, इस पे इधर A, इधर G, इधर C, इधर A, इधर T और दोनों स्ट्रैंड के जो कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस पे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। AT के बीच में डबल और CG के बीच में ट्रिपल। तो कॉम्प्लीमेंट्रिटी रूल होता है डीएनए का वन स्ट्रैंड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू अनदर स्ट्रैंड। और ये प्रॉपर्टी जो दो स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री हैं ये ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रूल की वजह से। एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है, क्योंकि एक स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेस और दूसरे स्ट्रैंड का नाइट्रोजन बेस एक दूसरे के क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। मींस कॉम्प्लीमेंट्रिटी मींस कॉम्प्लीमेंट्रिटी क्यों है, क्योंकि ए पेयर विद टी और सी पेयर विद जी। ए टी से जुड़ेगा और सी जी से जुड़ेगा। ए जुड़ेगा टी से विद द हेल्प ऑफ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और सी जुड़ेगा जी से विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इसका मतलब क्या है, लेट्स सी। वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। विद एक्सपेरिमेंट है प्रोसीजर रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन होता है क्या, लेट्स सी दिस इज ए डीएनए, लेट्स सी दिस इज, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखा रहा हूं, अगर आप इसको वैसे एग्जैक्टली तो इसको ऐसे दिखाना चाहिए, लेकिन मैं आपको स्ट्रेट क्यों दिखा रहा हूं ताकि समझाना आपके लिए इजी हो जाए, राइट। तो ये एक स्ट्रैंड है 5' to 3', ये 3' to 5'। कोइलिंग नहीं दिखा रहा, अंडरस्टूड है कोइलिंग है। अगर ये 5' to 3' है तो ये क्या होगा 5' to 3'। अब जब डीएनए की कॉपी होगी, आपको सभी को पता है लोअर क्लासेस में आप पढ़ चुके हो, जब एक सेल से दो सेल बनती हैं, जब सेल डिवीजन होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है सेल के अंदर दैट्स द जेनेटिक मटेरियल, वो है डीएनए। तो डीएनए की भी कॉपी होगी, यानी कि अगर इस एक सेल में जो डीएनए है, इस एक सेल में जो डीएनए है, इस एक सेल से जब दो सेल बनेगी तो प्रत्येक सेल में डीएनए होगा। अब सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, एक स्ट्रैंड तो ओल्ड रहेगा और एक स्ट्रैंड न्यू बन जाएगा। सेमी मींस हाफ, सेमी मींस होता है हाफ। कंजर्व मतलब सुरक्षित रहेगा, आधा सुरक्षित रहेगा और आधा नया बन जाएगा। लेट्स सी मान लो ये एक स्ट्रैंड है, रेप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे 5' to 3' और 3' to 5'। और इस स्ट्रैंड को देख के इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा और इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा, राइट। तो
एक स्ट्रैंड क्या रहा, नया ओल्ड है, एक स्ट्रैंड न्यू है। दिस टाइप ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि जब डीएनए की कॉपी होगी ना तो सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होगी। जब डीएनए की कॉपी होगी, आपको पता है जब किसी भी सेल को डिवाइड करना है तो डीएनए की कॉपी होगी। अब जब कॉपी होगी तो किस कौन से मैनर से होगी, सेमी कंजर्वेटिव मैनर से। सेमी कंजर्वेटिव मैनर का मतलब क्या है, जो ओल्ड डीएनए था इसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे एंड बिहेव एज टेम्पलेट। टेम्पलेट वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी कि यहाँ पे जो ईच स्ट्रैंड ऑफ द ओल्ड डीएनए बिहेव एज टेम्पलेट, ये वर्ड 12th क्लास में आएंगे आपके। टेम्पलेट मतलब जिसको देख के नया बनेगा, यानी कि ये तो ओल्ड स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट इसको देख के ये बन जाएगा। इसका जो ये ओल्ड है, ब्लैक वाला ओल्ड है, रेड वाला न्यू है, इस ओल्ड को देख के नया बन जाएगा। ध्यान रखना जो ये नया बना है ये इस ओल्ड का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ए टी सी जी टी ए ये सीक्वेंस है तो जब नया डीएनए बनेगा तो इसमें सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी ए सी जी ए टी, राइट। अब अगर इस स्ट्रैंड में ये सीक्वेंस तो इसमें बताओ क्या होगा, इसमें ए था तो यहाँ पे टी मिलेगा, टी है तो ए जी सी ए टी, ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री थे यार। यार यहाँ पे सीक्वेंस है ए टी सी जी टी ए जी सी ए टी, अंदर की तरफ है, कोई बात नहीं, डायग्राम आप समझ सकते हो। तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, राइट। अब जो दो नए डीएनए बनेंगे इसको देख के, टी है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ए है तो टी, सी है तो जी, जी है सी टी ए, यानी कि अब दो डीएनए बन गए। यू कैन सी यहाँ पे एक मेन पॉइंट ध्यान रखना, ये आपका पेरेंटल डीएनए था, ये आपका पेरेंटल डीएनए या ओल्ड डीएनए था, और ये आपके डॉटर डीएनए बन गए। डॉटर डीएनए बोलते हैं, न्यू डीएनए बन गए। अब खास बात देखना, जो न्यू डीएनए है, एक डीएनए में वन स्ट्रैंड ओल्ड है, वन न्यू है, और जो न्यू स्ट्रैंड है वो ओल्ड का कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट। लेकिन एक चीज आपने नोट की हो तो ध्यान से सुनना, ओल्ड डीएनए और जो न्यू डीएनए है वो एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। इस ओल्ड से जो दो नए डीएनए बने हैं ये दोनों, ये भी और ये भी इस ओल्ड का बिल्कुल आइडेंटिकल है। ओल्ड में पहला सीक्वेंस क्या है, एटी है, टी ए, इसमें भी तो एटी है, इसमें भी टी है, इसमें भी एटी, इसमें भी टी ए, यानी कि जो नए डीएनए बने हैं, जो नए डीएनए बने हैं वो ओल्ड डीएनए के तो आइडेंटिकल है, राइट। लेकिन जो नया डीएनए बना है इसमें एक स्ट्रैंड ओल्ड है, एक स्ट्रैंड न्यू है, राइट। इसलिए जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वो कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है। क्या है, सेमी कंजर्वेटिव। ये पॉइंट आपको क्लियर है, सेमी कंजर्वेटिव होता है ये बात ना, जब डीएनए कॉपी होगा तो डीएनए की कॉपी जब होगी ना तो सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होगी। ये बात ना फ्रांसिस क्रिक ने बताई थी, और इसको बाद में डिफरेंट साइंटिस्ट ने, मिचेल्सन, स्थाल एंड टेलर ने इसको बाद में प्रूव किया था। ये हम 12th क्लास में इन डिटेल डिस्कस करेंगे कैसे प्रूव किया था, राइट। नेक्स्ट आपका पॉइंट है न्यूक्लियर एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। वो डीएनए जो न्यूक्लियस में है, दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियर डीएनए। और वो डीएनए जो न्यूक्लियस से अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, प्लास्टिड में है, साइटोप्लाज्म में है, प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड है, ये सारे के सारे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है। क्या है ये, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। न्यूक्लियर डीएनए व्हिच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। इट मे बी इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए में बी इन सेल ऑर्गेनेलीज और मे बी इन साइटोप्लाज्म। एक होता है लीनियर डीएनए, हमारी सेल में यूकैरियोट्स में, ध्यान से सुनना, यूकैरियोट में डीएनए लीनियर होता है, लीनियर। किसमें, यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो लीनियर है। एक होता है सर्कुलर डीएनए लाइक दिस, ये सर्कुलर डीएनए है, इट्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक जो न्यूक्लियोइड होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो होता नहीं, जो न्यूक्लियोइड है वहां पे डीएनए सर्कुलर होता है। और इट्स आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मिड, पढ़ा चुका हूं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है ये प्लाज्मिड। और इट्स आल्सो प्रेजेंट इन सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट,
कैसा है, सर्कुलर है। तो सर्कुलर डीएनए किसमें है, यूकैरियोटिक सेल में लीनियर भी है और यूकैरियोटिक सेल में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट किसमें है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट किसमें है, यूकैरियोटिक सेल में। तो यूकैरियोटिक सेल के अगर कोई पूछ ले कि यूकैरियोटिक सेल को और प्रोकैरियोटिक सेल को आप ना डीएनए की शेप के भी आपको बताओ, तो यूकैरियोटिक में लीनियर भी है और सर्कुलर भी है। लीनियर कहाँ है, न्यूक्लियस में, सर्कुलर कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में। और प्रोकैरियोटिक सेल में हमेशा डीएनए कौन सा होगा, सर्कुलर होगा, चाहे वो न्यूक्लियोइड वाला डीएनए हो चाहे वो प्लाज्मिड वाला डीएनए हो। ये पॉइंट आपको सभी को क्लियर है, इसको आप साफ साफ मेंशन कर लेना। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। यहाँ से जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करके और उस पेज को आपकी बुकलेट के अंदर पेस्ट कर लेना, क्योंकि मैंने बुकलेट में जस्ट टॉपिक लिखे हैं, वहां पे मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं की है, तो आप इनको प्लीज एक्सप्लेन कर लेंगे। अब हम स्टडी करेंगे एरविन चार्गफ रूल। जैसा कि आपको सभी को पता है, एरविन चार्गफ ने कॉम्प्लीमेंट्री रूल दिए थे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग दी थी, और एरविन चार्गफ के कुछ रूल हैं। एक तो पॉइंट ध्यान से सुनना, जो एरविन चार्गफ ने क्या दिए थे, एरविन चार्गफ ने कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस पेयरिंग है, कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस पेयरिंग है, ये किसने दी थी, एरविन चार्गफ ने दी थी, गिवन बाय एरविन चार्गफ। और ध्यान से सुनना, जो एरविन चार्गफ के रूल हैं, जो एरविन चार्गफ के रूल हैं, एप्लीकेबल ओनली फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए एप्लीकेबल हैं। दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर, ये एप्लीकेबल नहीं है, दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर आरएनए, क्योंकि आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एंड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एरविन चार्गफ के जो रूल हैं वो एप्लीकेबल नहीं है किस पे, आरएनए। अगर किसी भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए, मैंने आपको बताया था, ये एरविन चार्गफ के रूल एचआईवी वायरस पे, टीएमवी पे एप्लीकेबल नहीं है। व्हाई एरविन चार्गफ रूल आर नॉट एप्लीकेबल to the virus HIV and tobacco mosaic virus, because इनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए नहीं है, वो क्या है, आरएनए। और आरएनए अभी हम पढ़ाएंगे हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। तो ये इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो अब एरविन चार्गफ के रूल क्या है। नंबर 1, एरविन चार्गफ ने कहा था कि ऑलवेज प्यूराइन पेयर विद पाइरिमिडीन। एरविन चार्गफ ने कहा था हमेशा प्यूराइन के सामने क्या मिलेगा, पाइरिमिडीन मिलेगा। प्यूराइन के सामने क्या मिलेगा, पाइरिमिडीन। मींस अगर A होगा तो उसके सामने क्या मिलेगा, T मिलेगा। यहाँ पे A इज द प्यूराइन, T इज द पाइरिमिडीन। अगर G होगा तो उसके सामने क्या मिलेगा, C मिलेगा। G इज द प्यूराइन, C इज द पाइरिमिडीन। यानी कि आप कह सकते हो कि डीएनए के अंदर प्यूराइन बराबर है पाइरिमिडीन, अमाउंट ऑफ प्यूराइन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पाइरिमिडीन, यू कैन से। क्योंकि हमेशा आप कहीं देख लो, आप एक डीएनए ड्रॉ करके देख लो, लेट्स सी एक डीएनए है, मान लो दिस इज ए डीएनए 5-3। मैं बार बार स्ट्रेट क्यों ड्रॉ कर रहा हूं, ताकि आपको समझने में इजी हो जाए, अदरवाइज तो एक कॉइल होता है, आप इसे कॉइल कर दो यार, बात खत्म। स्ट्रेट इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको समझने के लिए इजी हो जाए। तो इधर मान लो यहाँ पे A है, यहाँ पे T, C, G, T, A, C, T, A, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। तो इधर अगर A है तो इधर क्या मिलेगा, T मिलेगा। इधर T है, A इज द प्यूराइन, T इज द पाइरिमिडीन। अगर इधर T है तो इधर A मिलेगा, इधर C है तो इधर G, इधर G है तो इधर C, T है तो A, A है तो T, C है तो G, T है तो A, और A है तो T।
अब कहीं पे भी देख लो, हमेशा एक प्यूराइन है एक पाइरिमिडीन है। यहाँ पे ए प्यूराइन, यहाँ पे ये 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 प्यूराइन, ये प्यूराइन, इधर ये प्यूराइन। कहीं पे भी देख लो एक प्यूराइन है एक पाइरिमिडीन है। ब्लैक से में पाइरिमिडीन, ये पाइरिमिडीन है, ये पाइरिमिडीन है, ये पाइरिमिडीन, 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 ये पाइरिमिडीन है, पाइरिमिडीन। हमेशा ए पेयर विद टी, हमेशा एक प्यूराइन के सामने क्या है, पाइरिमिडीन। पॉइंट क्लियर। यानी कि मैं कह सकता हूं अमाउंट ऑफ ए इक्वल टू टी, जितने ए होंगे उतने टी मिलेंगे। मींस ए बराबर है टी, इट्स इक्वल टू, नॉट डबल बॉन्ड, इट्स इक्वल टू, और अमाउंट ऑफ जी इक्वल टू सी होगा, मतलब जी इक्वल टू सी। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ दूं, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन सेकंड, अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, a प्लस जी, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, a प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी हो जाएगा। a प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और a प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू 1 आएगा। जितने इक्वल है तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ध्यान से सुनना। लेकिन ये था बहुत सारे रूल हो गए इस यहाँ पे। नेक्स्ट रूल है कि A पेयर विद T विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और C पेयर विद G विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, इस रूल सभी को क्लियर है। नेक्स्ट रूल है जो AT बेस पेयर है, AT बेस पेयर और CG बेस पेयर इक्वल नहीं होंगे। यू कैन सी, इसमें देखो आप AT कितने हैं, इसमें AT देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, AT कितने यहाँ पे, A प्लस T 6 है, AT 6 है, और CG 1 2 3, CG यहाँ पे कितने हैं, 3। यानी AT और CG कभी भी डीएनए में इक्वल नहीं होंगे। डीएनए में ऐसा नहीं होगा कि AT 50 मिलेंगे तो CG भी 50 मिलेंगे, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। यानी कि इस इक्वेशन से मैं एक बात बोल सकता हूं, A प्लस T अपॉन C प्लस G का रेशियो कभी भी नेवर इक्वल टू 1, कभी भी इक्वल नहीं होगा। लेकिन A प्लस T अपॉन C प्लस G किसी भी स्पीसीज के लिए इनका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट फॉर ए स्पीसीज। इनका जो रेशियो होता है वो किसी भी स्पीसीज के लिए कांस्टेंट होता है। मतलब अगर हमारे डीएनए में AT अगर 60% है तो CG कितने मिलेंगे, 40% मिलेंगे। और किसी भी उम्र में आप देख लेना रेशियो सेम रहेगा। डंकी नहीं, डॉग नहीं, स्पैरो नहीं, मैंगो प्लांट नहीं, नीम प्लांट नहीं, स्पीसीज टू स्पीसीज रेशियो चेंज होएगा, कभी भी रेशियो 1 नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और डीएनए के अंदर अमाउंट ऑफ शुगर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ फॉस्फेट होगा, S इज इक्वल टू P, अमाउंट ऑफ शुगर इक्वल टू अमाउंट ऑफ फॉस्फेट होगा। तो ये थे आपके, यानी S और P का रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। ये थे आपके एर्विन-सारगर्फ रूल। इसके ऊपर से बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, कहते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल। फॉर एग्जांपल ये लाइन ध्यान रखना, एर्विन-सारगर्फ रूल एप्लीकेबल नहीं होते किस पे, आरएनए पे। फॉर एग्जांपल एक डीएनए मॉलिक्यूल है, एक डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें टोटल 1000 बेस पेयर है। टोटल क्या है, 1000 बेस पेयर है, और इन बेस पेयर में 20% हैज ए, तो अमाउंट ऑफ जी निकालो कितना होगा। तो बेस पेयर 1000 है तो न्यूक्लियोटाइड कितने हो गए, 2000 न्यूक्लियोटाइड हो गए, और 2000 का 20% यानी कि कितना, 400 क्या है, ए है, तो सीधी सी बात है 400 क्या मिलेंगे, टी मिलेंगे।
4 और 400 800। अब बच गए कितने 1200। अब 1200 में 1200 इज इक्वल टू सी जी प्लस सी, और जी कोई पूछ ले तो 1200 अपॉन 2। 600 क्या है जी है, और सी कितने हैं 600 है। अब आप काउंट कर लो 600 600 12 और 400 1600 और 400 2000। 2000 न्यूक्लियोटाइड हो गए। 2000 न्यूक्लियोटाइड बोल दो या 100 बेस पेयर बोल दो, एक ही तो बात है। इसने कहा कि इतने बेस पेयर हैं उनमें से 20% के पास ए है, मतलब इतने बेस पेयर है तो सीधी सी बात है भैया न्यूक्लियोटाइड निकाल लो आप, राइट। तो ये इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप इनको सोल्व कर लेना। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप न्यूमेरिकल को मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ड्रॉप कर देना। दिस इज माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। तो ये थी आपकी वीडियो लेक्चर 18 स्ट्रक्चर। हम डीएनए का डिस्कस कर चुके थे, टाइप्स ऑफ डीएनए, प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए एंड एरविन आर्दर्फ रूल। इसके ऊपर से आपके जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव बुक है, उस इसके ऊपर से आपके बहुत सारे रूल मिलेंगे। इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे को डीएनए का स्ट्रक्चर समझ में आ गया उसके भी आपके वो इजीली ये रूल्स प्रिडिक्ट कर सकता है। सिंपल मैथमेटिक्स लाइक जो आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़ते हो। तो ये था आपका लेक्चर 18। नेक्स्ट लेक्चर इन द 19th लेक्चर we will study about RNA, और उसके बाद हमारा इस चैप्टर में कुछ बेसिक कंसेप्ट है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, लिविंग स्टेट क्या है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, और फिर हमारा टॉपिक बच जाएगा एंजाइम्स। लास्ट टॉपिक आ जाएगा और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मींस कमिंग 3-4 वीडियोस के अंदर, 4-5 वीडियोस के अंदर हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो वो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको कल भी प्रॉमिस किया था एवरी डे आपके पास वीडियो आएगी, एवरी डे।